नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। यूपीएससी से संबंधित रणनीति श्रृंखला की आज इस कक्षा में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आंतरिक सुरक्षा। यानी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक श्रृंखला के हम एक विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की, तो आंतरिक सुरक्षा मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो इसका तृतीय प्रश्न पत्र है, यानी जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा को शामिल किया जाता है। कौन कौन से विषय इसमें शामिल हैं, आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्नों को पाएंगे। आप इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को पाएंगे। इसके अलावा इसमें पर्यावरण एनवायरनमेंट से संबंधित भी प्रश्न आते हैं और जो इसमें लास्ट के जो 5 पॉइंट्स हैं उनका संबंध किससे है, तो इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा से है। यानी पहला बिंदु जो आपको ध्यान रखना है आंतरिक सुरक्षा से, वो ये है कि यह मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रणनीति श्रृंखला के तहत हम आपको कौन कौन से बिंदु इसके तहत बताने का प्रयास करेंगे वह आपको समझना है। सबसे पहले तो हम आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में आपको इसका परीक्षा के संदर्भ में ट्रेंड बताने का प्रयास करेंगे कि इस विषय के तहत किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी रही है, और इस रूप में अगर हम जीएस पेपर 3 के दृष्टिकोण से देखें तो आंतरिक सुरक्षा का महत्व किस प्रकार से देखा जा सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम इससे संबंधित पाठ्यक्रम को आपके साथ डिस्कस करेंगे और पाठ्यक्रम के तहत हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और भविष्य में किस तरीके के प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं उसका एक बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। हम पाठ्यक्रम के एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे और उसको इस रूप में समझेंगे कि भविष्य के प्रश्न जो हैं आप आसानी से समझ सकें। चलिए एक एक करके जो है हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आंतरिक सुरक्षा के प्रश्नों के संबंध में आपको मुख्य परीक्षा का ट्रेंड समझाने का प्रयास करूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2013 के बाद से, जब से यूपीएससी ने सिलेबस में चेंज किया, उसके बाद से ही इसमें प्रश्नों को पूछा गया है और प्रश्नों का ट्रेंड इस प्रकार का रहा है कि 2013 में इसमें 5 प्रश्न पूछे गए और उसके बाद से लगातार जो है इसमें 4 प्रश्नों को पूछा गया है। अगर मैं अंकों के दृष्टिकोण से इसको बताने का प्रयास करूं तो कुल मिलाकर 50 अंकों के प्रश्न को इससे पूछा जाता रहा है और इस रूप में अगर हम देखें तो 250 में से 50 अंक काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं और इस रूप में आंतरिक सुरक्षा मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जो 2022 में अभी हाल में ही जो मुख्य परीक्षा संपन्न हुई उसमें भी 50 अंकों के प्रश्नों को ही पूछा गया था। तो इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो आप कह सकते हैं जो इसकी महत्ता है वह लगातार बनी हुई है और इसी को आपको ध्यान रखना है। अब हम आपसे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम की आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र का भाग है। पाठ्यक्रम को समझने से पहले आप 2 से 3 बातों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात जो आपको आंतरिक सुरक्षा के संबंध में समझनी है वो ये है कि यह एक ऐसा विषय है जिसे बेहद गतिशील विषय यानी डायनेमिक सब्जेक्ट माना जाता है। डायनेमिक सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आंतरिक सुरक्षा का संबंध कई अन्य प्रकार के संबंधों से जाकर जुड़ जाता है। इसका संबंध अर्थव्यवस्था से भी है, इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी है, इसका संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी है और कई मामलों में इसका संबंध पॉलिटी, गवर्नेंस और एथिक्स आदि से भी लगाया जा सकता है। इसकी गतिशीलता को देखते हुए ही इसके जो प्रश्न होते हैं वह कई बार आपको जटिल रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि आपकी करंट अफेयर्स पर यदि आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी है, आपने पिछले 1 से 2 साल के करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो आप काफ़ी आसानी से इसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखने में भले ही कई बार ये जटिल से दिखाई दें, लेकिन यदि आपने मूल पुस्तकों को अच्छे से पढ़ा है, करंट अफेयर्स पर आपकी अच्छी पकड़ है, तो
आप कह सकते हैं कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से आंतरिक सुरक्षा के जो प्रश्न रहेंगे वह आपके लिए काफ़ी सरल रहेंगे और आप इनको काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो अब अगर मैं पाठ्यक्रम के बारे में बात करूं तो पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर इन 5 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, चुनौतियां के संबंध में बाह्य राज्य गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका आदि। इन पांचों टॉपिक्स को हम अलग अलग भागों में बांटने जा रहे हैं और इन पांचों टॉपिक्स को अलग अलग बांटने के बाद हम हर विषय को इस तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि इसमें कौन कौन से उप विषयों को शामिल किया जा सकता है वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए, सबसे पहला जो इसका उपखंड है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आंतरिक सुरक्षा के जो पाठ्यक्रम के तहत जो पहला भाग है जिसका आपको अध्ययन करना है उसका संबंध उग्रवाद से है। उग्रवाद में मूल रूप से पाठ्यक्रम के 3 बिंदुओं को आपको शामिल करना है, जिसमें पहला भाग है विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। इसका दूसरा भाग है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाह्य राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका। और इसका तीसरा भाग है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, संगठित अपराध का आतंकवाद से संबंध। ये जो तीनों जो उपशीर्षक हैं वह किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो उग्रवाद टॉपिक से इनका संबंध जुड़ जाता है। इसको एक एक करके अगर मैं आपको बहुत संक्षेप में समझाने का प्रयास करूं तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम पहले टॉपिक की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जब हम भारत के विकास की बात करते हैं तो कई बार यह देखा जाता है कि जो भारत का जो विकास है वह देश के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग रूप में हमें विविध प्रकार का दिखाई देता है। हमारे समकक्ष ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित राज्यों के उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं, और विकास के ही दृष्टिकोण में हमारे समक्ष कुछ ऐसे उदाहरण भी दिखाई देते हैं जहां पर अविकास की समस्या है। और आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से चूंकि हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो किसी क्षेत्र के अविकास से या विकास की गतिहीनता से किस प्रकार से वहां पर उग्रवाद पैदा हो जाता है, आखिर वो कौन से कारक हैं जिसके चलते वहाँ की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगती है, उन सब कारकों को आपको पहले टॉपिक के तहत समझना है। यानी विकास के असंतोष से जनित उग्रवाद किस प्रकार से विकास से ही जुड़ा हुआ है, ये आपके पहले टॉपिक की मांग है। इसमें हम विविध उदाहरणों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हम इसमें नक्सलवाद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, हम इसमें पूर्वोत्तर में किस प्रकार की विप्लवकारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो पहले वाले टॉपिक में आपको क्या समझना है? एक तरफ है विकास के विविध प्रकार के मॉडल, लेकिन उस विकास में बहुत सारे तत्व, बहुत सारे समूह शामिल नहीं हैं, बहुत सारे क्षेत्र शामिल नहीं हैं, और इसके चलते क्या हो रहा है कि अविकास यानी विकास की समस्या से विविध प्रकार के उग्रवाद पैदा हो रहे हैं, जो आगे चलकर आंतरिक सुरक्षा यानी हमारी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने लग रहे हैं। ये किस प्रकार से आपस में संबंधित है, यही आपके पहले टॉपिक की मांग है जो आपको समझने की आवश्यकता है। तो पहला टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा वाला जो टॉपिक है वह है आंतरिक सुरक्षा के लिए विविध चुनौतियों के संदर्भ में है, और इन मुख्य चुनौतियों में भी बाह्य राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका किस प्रकार की है, ये आपको समझना है। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है बाह्य राज्यकर्ता, बाह्य राज्यकर्ता का तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसे देश जो भारत के शत्रु राष्ट्र हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक प्रकार से प्रतिस्पर्धी राष्ट्र हैं, उन शत्रु या प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों की विविध एजेंसियों आदि के द्वारा, जिसमें आप विविध प्रकार की आसूचना एजेंसी आदि का नाम ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान की ISI आदि या पाकिस्तान की सेना, उसके द्वारा किस प्रकार से वर्तमान में या फिर पहले भी भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने के लिए कार्य किया गया है, उसको आपको समझने की आवश्यकता है। और वर्तमान में इसके संदर्भ में पैटर्न क्या देखा जा रहा है? तो ये पैटर्न देखा जा रहा है कि यह जो बाह्य राज्यकर्ता हैं वह विविध प्रकार के गैर राज्य बाह्यकर्ताओं को यानी नॉन स्टेट एक्टर्स को समर्थन देते हैं किसी देश की आंतरिक सुरक्षा में चुनौतियां उत्पन्न करने के लिए। इसमें गैर राज्यकर्ताओं में विविध प्रकार के आप कह सकते हैं आतंकी समूह शामिल हो सकते हैं। इसमें जो है विविध प्रकार के आप कह सकते हैं संगठित अपराधों से संबंधित विविध प्रकार के संगठन शामिल हो सकते हैं। इसमें विविध प्रकार के NGOs को शामिल किया जा सकता है।
या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह भी जो है इसमें शामिल हो सकती है, जिसको किसी दूसरे देश की राज्य अभिकर्ता यानी स्टेट एजेंसीज समर्थन कर सकती हैं किसी देश विशेष में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां पैदा करने में। ठीक है, इसमें एमएनसीज, आतंकी समूह, संगठित अपराध और एनजीओ आदि की भूमिका का आपको अध्ययन करना है कि किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करने में इस प्रकार के राज्यकर्ता और गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका किस प्रकार की है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो किससे संबंधित है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी सुरक्षा चुनौतियां किस प्रकार की हैं और उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। साथ ही संगठित अपराध का आतंकवाद से किस प्रकार का संबंध है, यह भी आपको समझने की आवश्यकता है। जो तीसरा टॉपिक है उसमें मुख्य रूप से आपको किस पर बल देना है, तो आपको बल देना है सीमा प्रबंधन पर यानी बॉर्डर मैनेजमेंट पर, जिसमें आपको भारत के विविध प्रकार की जो आप कह सकते हैं स्थल सीमाएं हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, जो आपकी जलीय सीमाएं हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, और मुख्य रूप से इन जलीय सीमाओं में जो भारत की सामुद्रिक सीमा है उसको भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। यदि आपको 2008 के मुंबई हमलों के बारे में पता होगा तो आप इस बात को जानते होंगे कि किस तरीके से सामुद्रिक सीमा जो है वह आतंकी हमलों के लिए काफ़ी सुभेद्य होती है और उसका भी जो है बेहतर प्रबंधन किए जाने की आवश्यकता है। तो ये सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसमें भारत की चाहे वो पाकिस्तान के साथ सीमा रही हो, चाहे वह जो है आप कह सकते हैं बांग्लादेश के साथ सीमा, चीन के साथ सीमा या फिर सामुद्रिक सीमा, इनका किस प्रकार से सुरक्षा चुनौतियों से इसका संबंध है और इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, ये आपको बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है उग्रवाद के इस तीसरे उप विषय के तहत। इसके साथ ही इसका जुड़ाव हो जाता है संगठित अपराध और आतंकवाद से, यानी संगठित अपराध का किस प्रकार से आतंकवाद के साथ संबंध है, यह भी जो है आपको समझना है, जो आपके आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में आप ये देखेंगे कि जब हम उग्रवाद की बात करते हैं और इन सारे टॉपिक्स की बात करते हैं तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि किस प्रकार से वास्तव में ये सारे के सारे जो विषय हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। किस तरीके से, तो भारत की सुरक्षा चुनौतियों के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती वर्तमान में यह है कि भारत की जो सीमाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, तो भारत की सीमाएं छिद्रिल प्रकार की हैं। छिद्रिल यानी पोरस सीमा, और इस पोरस सीमा के चलते क्या होता है कि दूसरे देशों में घटित हो रही बहुत सारी घटनाओं का प्रभाव भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों पे पड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए बांग्लादेश में किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो रही हो, या फिर मान लीजिए आप कह सकते हैं म्यांमार में किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो रही हो, पाकिस्तान में किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो रही हो, या फिर अफगानिस्तान आदि में किसी प्रकार की कोई घटना घटित होए, तो वह आगे चलकर भारत की आंतरिक सुरक्षा को विविध प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न कर देगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो इन चीज़ों का जो है आपको इसमें अध्ययन करना होगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि भारत दो ऐसे महत्वपूर्ण ड्रग्स उत्पादक क्षेत्रों के बीच अवस्थित है जो आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र कौन से हैं, तो एक को कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल, क्या कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल, और दूसरे को कहा जाता है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, इन दोनों क्षेत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोल्डन ट्रायंगल के क्षेत्र में जो है आप मुख्य रूप से जो दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र हैं, जिसमें म्यांमार, लाओस के क्षेत्र को शामिल किया जाता है, और गोल्डन क्रिसेंट में आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के कुछ क्षेत्रों को शामिल करते हैं। ये दोनों जो क्षेत्र हैं वो ऐतिहासिक रूप से आप कह सकते हैं कि जो अफीम वगैरह का जो उत्पादन होता है, या फिर वर्तमान में हेरोइन वगैरह का जो उत्पादन होता है, या फिर हशीश वगैरह का जो उत्पादन होता है, उन सब के उत्पादन के दृष्टिकोण से काफ़ी सुभेद रहे हैं। और चूंकि भारत की सीमाएं जैसा कि मैंने आपको बताया छिद्रिल प्रकार की रही हैं, तो इन गतिविधियों का प्रभाव जो है भारत पर पड़ता है।
जिसमें पश्चिमोत्तर भारत इससे प्रभावित हुआ है, जो आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इन गतिविधियों से भारत के कश्मीर के क्षेत्र में या फिर पंजाब के क्षेत्र में जो है गतिविधियों को देखा गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारत का जो पूर्वोत्तर है उसके जो विप्लव है उसका संबंध भी इससे देखा जा सकता है, और ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है संगठित अपराध से, ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है आतंकवाद से, ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है आर्म्स आदि की स्मगलिंग से, ड्रग्स आदि की ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आदि से, ये सब आपको समझने की जरूरत है। तब आप इस उग्रवाद के चैप्टर को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अब यदि मैं इस उग्रवाद के टॉपिक को कुछ उप टॉपिक्स में बांटने का विभाजन का प्रयास करूं तो इसमें आपको पढ़ना है उग्रवाद का विकास और प्रसार किस प्रकार से देखा गया। भारत में वामपंथी उग्रवाद, जिसे हम नक्सलवाद या माओवाद के रूप में जानते हैं, वह किस प्रकार से विकसित हुआ। भारत में खालिस्तान आंदोलन की प्रगति किस प्रकार से देखी गई। जम्मू कश्मीर में विप्लवकारी गतिविधियां और आतंकवाद किस प्रकार से देखा गया। पूर्वोत्तर के क्षेत्र में विप्लव किस प्रकार से देखा गया। संगठित अपराध और आतंकवाद के वित्त पोषण में किस प्रकार का संबंध है, और सीमा सुरक्षा और सीमा पार से घुसपैठ किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं। ये उग्रवाद के टॉपिक के तहत आपको पढ़ना है। इन सभी टॉपिक्स में आपको मुख्य रूप से पृष्ठभूमि के बारे में ज्ञान होना चाहिए। मुख्य रूप से इस प्रकार के उग्रवाद के किस तरीके के कारण रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके निवारण उपायों के रूप में सरकार किस प्रकार का प्रयास कर सकती है, सरकारी प्रयासों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसमें किस प्रकार से आप सुझाव दे सकते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि भारत में नक्सलवाद के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप ये बताएंगे 1967 के बाद से इसका किस प्रकार से प्रसार हुआ। खालिस्तान के बारे में पढ़ना है तो आप बताएंगे 1980s के बाद से इसका किस प्रकार से प्रसार हुआ। जम्मू कश्मीर मुख्य रूप से 1947 के बाद की गतिविधियां किस प्रकार से 1989 के बाद जो है काफ़ी चरम रूप ले लेती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और पूर्वोत्तर के विप्लव में हर राज्य, चाहे वो असम का राज्य हो, चाहे आप कह सकते हैं मणिपुर का हो, चाहे वो त्रिपुरा का हो, चाहे वो नागालैंड का हो, वहाँ पे किस प्रकार की विप्लवकारी गतिविधियाँ हैं, उन सब के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि नागालैंड का जो मुद्दा है, नागालिम का जो मुद्दा है, जिसमें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा गुट वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आपको ध्यान रखनी होंगी, और इन टॉपिक्स के साथ यदि आप उसको जोड़ के पढ़ेंगे तो काफ़ी बेहतर ढंग से आप जो है भविष्य के क्वेश्चनों का अनुमान लगा सकते हैं। अब इस उग्रवाद के टॉपिक में किस तरीके के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूर्व वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आपको देखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष 2015 का है। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन यानी अलग करना है। मलकानगिरी और नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की मुख्यधारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। यानी मुख्य रूप से ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे ये पूछ रहा है कि किस प्रकार से अविकास से, या फिर आप कह सकते हैं सुशासन की विफलता से, अविकास से या सुशासन की विफलता से, या फिर समावेशी विकास ना किए जाने के चलते, समावेशी विकास ना किए जाने के चलते किस तरीके से कुछ विशिष्ट समूहों में असंतोष पैदा हो सकता है, और ये असंतोष आगे चलकर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी वामपंथी उग्रवाद के रूप में दिखाई दे सकता है। मुख्य रूप से भारत के मलकानगिरी और नक्सलबाड़ी क्षेत्रों में हम इसको देख सकते हैं, और वर्तमान में जो हम एक प्रकार के रेड कॉरिडोर की बात करते हैं, लाल गलियारे की बात करते हैं, वो इसके एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। तो इस रेड कॉरिडोर की आप कह सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र को कम करने के लिए, या फिर बहुत सारे जो सामाजिक समूह हैं वो सरकार से अगर किसी प्रकार का विलगाव रख रहे हैं तो उनको सरकार की तरफ लाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं वहाँ पे विकास को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की रणनीति को अपनाया जाना चाहिए, ये जो है आपसे प्रश्न की डिमांड है, जिसमें आप कुछ सरकारी उपायों के रूप में जैसे कि मान लीजिए समाधान डॉक्ट्रिन वगैरह है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं।
तो ये जो है क्वेश्चन इस बात को दर्शाता है कि उग्रवाद में किस तरीके से अविकास और उग्रवाद दोनों को आपस में संबंधित करते हुए प्रश्न को पूछा जा सकता है। इसी के संदर्भ में आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जो बहुत लंबे समय से उग्रवाद से प्रभावित रहा है, इस क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह के अस्तित्व के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। किससे संबंधित प्रश्न है? तो जो पूर्वोत्तर का जो विप्लव है, उस पूर्वोत्तर के विप्लव से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है, जिसमें एकदम सीधे सीधे आपसे यह पूछा गया है कि यहां पे अगर किसी प्रकार की विप्लवकारी गतिविधियां दिख रही हैं तो उनके कारण क्या हैं। इन कारणों के संदर्भ में आप ओवरऑल कारण भी बता सकते हैं कि पूरा पूर्वोत्तर का क्षेत्र किस प्रकार से विप्लवकारी गतिविधियों से संलग्न रहा है, उसके मूल कारक क्या हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो अलग अलग राज्यों में भी कुछ कारकों की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए असम में पूर्वोत्तर के कारण कुछ और होंगे, आप मणिपुर में पूर्वोत्तर के में जो विप्लव के कारण हैं कुछ और हो सकते हैं, नागालैंड में पूर्वोत्तर में विप्लव के कारण जो हैं कुछ और हो सकते हैं। तो उसके भी जो है आप एक एक उदाहरण दे सकते हैं, जिससे क्वेश्चन की जो डिमांड है वह आपकी पूरी हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें उग्रवाद के संदर्भ में किन किन स्रोतों को अपना मूल आधार बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स में आप समाचार पत्रों पे बल देंगे, जिसमें द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसको आपको सबसे ज़्यादा बल देना है। इसके अलावा कुछ आप सरकारी वेबसाइट्स वगैरह का भी, कुछ थिंक टैंक वगैरह की वेबसाइट का भी रेफरेंस ले सकते हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय की वेबसाइट, जो इसमें थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड एनालिसिस। इसके अलावा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसके कुछ वेबसाइट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं इससे संबंधित रेफरेंस मटेरियल को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा आप मार्केट में उपलब्ध किसी भी प्रकार की कोई मानक पुस्तक भी पढ़ सकते हैं बैकग्राउंड के संदर्भ में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा बल आपको किस पे देना है, तो करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा बल देना है। और आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर प्रश्न आप करंट अफेयर से ही जोड़ के देख सकते हैं। चलिए अब सिलेबस में हम इसके दूसरे भाग को चर्चा करने का आपके साथ प्रयास करेंगे, जिसका टॉपिक है उभरते खतरे। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत जब राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना चाहता है या राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को उभारता है, तो वर्तमान में बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जो लगातार इमर्ज होते जा रहे हैं। ये लगातार जो है हमारे समक्ष आते हैं, जिसमें संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां विद्यमान हैं। इन आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका है। साथ ही साथ साइबर सुरक्षा भी इसमें बहुत बड़ा एक तत्व है जो आपको ध्यान रखना है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम के विषय को भी यूपीएससी ने अपने सिलेबस में शामिल किया है, जो आपको ध्यान रखकर पढ़ाई करनी है। इसमें अगर मैं और आगे इसको आपको वर्गीकृत करने का प्रयास करूं, तो इसमें 3 बातों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है सोशल मीडिया, उसका किस प्रकार से वर्तमान में दुरुपयोग किया जा रहा है और किस प्रकार से वर्तमान में उसका विनियमन करने का प्रयास किया गया है। इसमें किस तरीके से साइबर सुरक्षा जो है वो वर्तमान में एक नवीन, इसे कहा जाता है युद्ध के आयाम के रूप में उभर रहा है। जो पारंपरिक युद्ध के आयाम रहे हैं उसमें भूमि पर युद्ध, वायु के क्षेत्र में युद्ध, समुद्र के क्षेत्र में युद्ध, परंतु वर्तमान में साइबर के क्षेत्र में युद्ध जो है एक नवीन डायमेंशन के रूप में उभरा है, जो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग भी वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चित विषय है, जिस पे प्रश्न पूछने की काफ़ी संभावना है, जिसमें मुख्य रूप से जो संगठन है या व्यक्ति जो हैं वो काले धन को वैध बनाने का प्रयास करते हैं, काले धन को वैध बनाने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से वर्तमान में जो प्रेस है वो जो पारंपरिक रूप से, जिसमें हम प्रिंट मीडिया के बारे में बात करते थे या फिर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बात करते थे, इसी प्रकार की मीडिया के समकक्ष वर्तमान में आजकल इंटरनेट आधारित मीडिया जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा है, जिसमें सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया साइट्स वगैरह जो हैं वो बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरी हैं, जिसने ना केवल भारत में आप कह सकते हैं फेक न्यूज़ को बढ़ावा दिया है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की मॉब लिंचिंग वगैरह की घटनाएं, आप कह सकते हैं प्रोपेगेंडा वगैरह को बढ़ाने में इनकी काफ़ी भूमिका रही है, जो किसी न किसी रूप में भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को पैदा कर देता है। तो ये करंट के साथ आप इसको जोड़ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आप इसे समझ सकते हैं।
अब इसमें किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है, तो कुछ प्रश्नों को आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, बढ़ते साइबर अपराधों के कारण डिजिटल दुनिया में डेटा सुरक्षा ने महत्वपूर्ण महत्व ग्रहण कर लिया है। न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट डेटा सुरक्षा संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है। आपके विचार में साइबर स्पेस में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित रिपोर्ट की ताकत और कमजोरियां क्या हैं? आप ध्यान दीजिए, 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया है। डेटा सुरक्षा का जो विषय है वह आप ध्यान रखेंगे वह 2017 से ही लगातार चर्चा में बना हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वाद में जो हमारा निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया। और उसके बाद जो है सरकार ने 2018 में ही डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए BN श्रीकृष्ण जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति के अनुशंसा पर 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया। व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के संदर्भ में एक बिल लाया गया। आगे चलकर इस बिल को क्या किया जाता है, तो संसदीय समिति को सौंप दिया जाता है और संसदीय समिति जो है इस पर लगातार विचार करती है। 2022 में इसमें क्या स्थिति है कि हाल ही में सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस लेने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि संसदीय समिति के द्वारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर इतनी ज़्यादा अनुशंसाएं कर दी गई हैं कि अब फिर से नवीन बिल लाने की आवश्यकता महसूस हो गई है। यानी कहने की बात क्या है कि भले ही 2018 में डेटा सुरक्षा संबंधित प्रश्न पूछा गया हो, लेकिन आज भी 2022 में भी जो है इसकी महत्ता बनी हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आप एक और प्रश्न देख सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा बन गया है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है और इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? 2013 में पूछा गया था। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग के कारण किस प्रकार के हैं, इससे किस तरीके का महत्व दिखाई देता है, यानी आंतरिक सुरक्षा को किस प्रकार से जो है चुनौतियां पैदा होती हैं और इसको दूर करने के लिए किस प्रकार के कदमों को उठाए जाने की आवश्यकता है। इसमें आप विधिक कदम भी बता सकते हैं। सरकारी कदमों में जो है आप इंस्टीट्यूशंस की भी भूमिका बता सकते हैं, जैसे कि आप इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में बता सकते हैं, आप इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भूमिका बता सकते हैं और इस तरीके से जो है आप इसको बताने का प्रयास कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो FATF आदि की भूमिका के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आपको समझना है। अब इसके संदर्भ में जो उभरते खतरे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स बेहतर ढंग से पढ़ने हैं वो तो मैंने आपको बताया। इसमें किस तरीके से सोर्सेज को इस्तेमाल करना है वो आपको जानना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें करंट अफेयर्स, जिसमें न्यूज़पेपर्स द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स आप ध्यान रखेंगे, जिसमें गृह मंत्रालय की वेबसाइट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें IDSA इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड एनालिसिस, इसके अलावा ORF, इसके अलावा CERT-IN की वेबसाइट और FATF आदि की वेबसाइट को भी जो है आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है कोई भी मानक पुस्तक का आप इसमें अध्ययन कर सकते हैं और इस आधार पर आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ पाने में सक्षम होंगे। यदि मैं इसके भाग C को आपको समझाने का प्रयास करूं तो इसमें हम सुरक्षा बल और उनकी एजेंसियों को शामिल करते हैं, जिसमें एक टॉपिक को शामिल किया जाता है जिसमें शामिल है विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनका अधिदेश यानी मैंडेट। इसमें सुरक्षा बल और उनकी एजेंसियों से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। इसको किस प्रकार से पढ़ना है उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सुरक्षा बल और एजेंसियों को पढ़ने के संदर्भ में आपको विविध प्रकार के सुरक्षा बल और एजेंसियों का एक सामान्य खाका पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें सामान्य रूप से शामिल किया जाता है हमारे सैन्य बलों को, इसमें सामान्य रूप से शामिल किया जाता है विशेष प्रकार के आप कह सकते हैं स्पेशल फोर्सेस को, जिसमें पैरा कमांडोज, मार्कोस आदि को शामिल किया जाता है। इसमें विविध प्रकार की आसूचना एजेंसीज को शामिल किया जाता है, जिसमें IB, रॉ आदि को शामिल किया जाता है। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों को शामिल किया जाता है, जिसमें NIA, CBI, ED आदि की भूमिका है। और साथ ही साथ इसमें आप कह सकते हैं CAPF यानी जो अर्धसैनिक बल आदि के भाग होते हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि BSF, SSB आदि। इसमें आपको NSG वगैरह के बारे में भी पढ़ना चाहिए और किस तरीके से यह भारत में कार्य कर रही हैं, इनके कार्य किस प्रकार के हैं, इनका मैंडेट किस प्रकार का है, ये जो है आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। सुरक्षा बल और एजेंसियों के संदर्भ में आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि करंट अफेयर से संबंधित इसमें प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं।
जैसे कि करंट अफेयर्स के संदर्भ में अगर मान लीजिए आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ना है तो आर्म्ड फोर्सेस का पारंपरिक जो ढांचा है वह आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपितु हाल में सुरक्षा बल किन कारणों के चलते चर्चा में रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि वर्तमान में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण का मुद्दा या फिर रक्षा बलों के आधुनिकीकरण का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। तो आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने किस प्रकार के प्रयास किए हैं ये आपको पता होना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति और इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के जो करंट के क्वेश्चन है वे आपको पता होने चाहिए। इसी प्रकार से वर्तमान में आपने सुना होगा जो प्रवर्तन निदेशालय है वो काफ़ी चर्चा में है। NIA राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी या राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी काफ़ी लगातार चर्चा में रहती है। CBI लगातार चर्चा में बनी रहती है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप निकाल सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। जब हम CAPF आदि की बात करते हैं तो इसमें इनके जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि मान लीजिए किस तरीके से कार्य कर रही हैं, इनका मैंडेट किस प्रकार का है, और यदि इनसे संबंधित किसी प्रकार का कोई इशू सामने आता है तो वो जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे उसका एक आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 और NIA अधिनियम में संशोधन करके आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत किया है। मानवाधिकार संगठनों के द्वारा UAPA का विरोध करने के दायरे और कारणों पर चर्चा करते हुए प्रचलित सुरक्षा वातावरण के संदर्भ में परिवर्तनों का विश्लेषण करें। ये 2019 में इसलिए प्रश्न पूछा गया था क्योंकि UAPA और NIA दोनों में जो है संशोधन किए गए थे और इसी के चलते इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पिछले 1-2 सालों में अगर इससे संबंधित कोई भी टॉपिक चर्चा में रहता है तो काफ़ी अधिक संभावना है कि इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाए। यानी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि करंट अफेयर्स इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसको आपको ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। अब इसको किस प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से आप इसमें समसामयिकी का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, जिसमें द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कुछ वेबसाइटों पे काफ़ी बल देना है, जिसमें गृह मंत्रालय की वेबसाइट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस की वेबसाइट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की काफ़ी आप कह सकते हैं वेबसाइट महत्वपूर्ण है, और इसमें कुछ सरकारी वेबसाइट्स आदि को भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी मानक पुस्तक आपके काम आएगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया करंट अफेयर जो है वो आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से आप इसको ध्यान में रखें, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आपको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से रणनीति श्रृंखला के आंतरिक सुरक्षा के खंड के तहत हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आप आंतरिक सुरक्षा को मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं। होपफुली आज की जो कक्षा है वह आपके लिए लाभकारी रही होगी। धन्यवाद।